नमस्ते। आज हम जिम कॉलिंस की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब गुड टू ग्रेट की गहराई में उतरने वाले हैं। ये किताब एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर जिसका जवाब खोजना उतना ही मुश्किल है। सवाल यह है कि क्या कोई ठीक ठाक यानी गुड कंपनी सच में महान यानी ग्रेट बन सकती है, और अगर हाँ तो कैसे? अक्सर यही होता है कि अच्छा ही महान का दुश्मन बन जाता है। हम सब अपनी जिंदगी में या अपने काम में एक ठीक ठाक लेवल पर पहुंचकर सहज हो जाते हैं और फिर महानता की तरफ अगला कदम उठाने की सोचते भी नहीं। बिल्कुल सही। और कॉलिंस और उनकी टीम ने 5 साल लगाकर इसी सवाल का जवाब ढूंढा। उन्होंने हजारों कंपनियों के डेटा को देखा और आखिरकार 11 ऐसी कंपनियां चुनी जो 15 साल तक स्टॉक मार्केट में बिल्कुल औसत थीं। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि अगले 15 सालों तक उनके रिटर्न्स मार्केट एवरेज से लगभग 7 गुना ज्यादा थे। तो ये कोई किस्मत का खेल तो नहीं था। आज की हमारी इस चर्चा का मकसद सिर्फ इस किताब के चैप्टर्स को दोहराना नहीं है, बल्कि उस छिपे हुए फ्रेमवर्क को समझना है। वो कौन से सिद्धांत है जो एक दूसरे से जुड़कर इन कंपनियों को साधारण से असाधारण बना गए। हाँ, जैसे कोई रेसिपी हो जिसका हर एक मसाला जरूरी है। एग्जैक्टली। तो चलिए इस रेसिपी के पहले और शायद सबसे अहम मसाले को समझते हैं। अगर अच्छा ही दुश्मन है तो इस दुश्मन से लड़ने वाला हीरो कौन है? कौन है जो इस ठीक ठाक वाली सोच को तोड़ता है? और यहीं पर कॉलिंस का सबसे पहला और शायद सबसे हैरान करने वाला आइडिया आता है, लेवल 5 लीडरशिप। हाँ, और ये वाकई चौंकाने वाला था, क्योंकि जिस दौर में ये रिसर्च हुई उस समय जैक वेल्च जैसे बड़े बड़े करिश्माई सीईओज को हीरो माना जाता था। मीडिया में मतलब वो ही छाए रहते थे। लेकिन कॉलिंस की टीम ने पाया कि गुड टू ग्रेट कंपनियों के लीडर्स बिल्कुल अलग थे। वो लेवल 5 लीडर्स थे। इस लीडरशिप के पिरामिड में 5 लेवल है और 5वां लेवल सबसे ऊपर है। और इन लीडर्स में 2 बिल्कुल विपरीत लगने वाले गुण एक साथ मिलते हैं। एक तरफ गजब की व्यक्तिगत विनम्रता, पर्सनल ह्यूमिलिटी, और दूसरी तरफ चट्टान जैसी पेशेवर इच्छा शक्ति, प्रोफेशनल विल। विनम्रता और इच्छा शक्ति एक साथ, ये तो सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। इसका कोई उदाहरण है? सबसे बेहतरीन उदाहरण है डार्विन स्मिथ का, जो किम्बर्ली क्लार्क सीईओ थे। शायद ज्यादातर लोगों ने उनका नाम सुना भी नहीं होगा। वो एक बहुत ही शांत और शर्मीले स्वभाव के इंसान थे। जब उन्हें सीईओ बनाया गया तो उन्होंने खुद कहा था कि वो इस पद के लायक हैं भी या नहीं, उन्हें नहीं पता। अच्छा, हाँ। लेकिन उसी विनम्र इंसान ने कंपनी के हित में कुछ सबसे बड़े और आप कह सकते हैं निर्दयी फैसले लिए। उन्होंने कंपनी का सदियों पुराना पेपर मिल का बिजनेस बेच दिया और सारा पैसा कंज्यूमर गुड्स जैसे कि हगीज डायपर्स में लगा दिया। ये तो बहुत बड़ा रिस्क रहा होगा। बहुत बड़ा। सबने कहा कि ये पागलपन है, पर भिजोरी स्मिथ अपनी जिद पर अड़े रहे और नतीजा, किम्बर्ली क्लार्क ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी स्कॉट पेपर को पछाड़ दिया। लेवल 5 लीडर आईने में देखकर अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन जब सफलता मिलती है तो वो खिड़की से बाहर देख के अपनी टीम को श्रेय देते हैं। वाह, ये तो लीडरशिप की जो पारंपरिक परिभाषा है उसके बिल्कुल उलट है। मतलब लीडर का काम शोहरत बटोरना नहीं, बल्कि नतीजे देना है, भले ही वो पर्दे के पीछे रहकर काम करे। तो ठीक है, मान लिया कि हमारे पास एक लेवल 5 लीडर है। अब वो सबसे पहले क्या करेगा? जाहिर है एक बड़ा विजन या स्ट्रेटजी बनाएगा। यहीं पर कॉलिंस एक और धमाका करते हैं। वो कहते हैं नहीं, गुड टू ग्रेट लीडर्स पहले कौन फिर क्या, मतलब फर्स्ट हु देन व्हाट के सिद्धांत पर चलते हैं। वो पहले ये तय नहीं करते कि बस को कहाँ ले जाना है, वो पहले ये तय करते हैं कि बस में कौन कौन बैठेगा। उनका पहला काम होता है सही लोगों को बस में चढ़ाना, गलत लोगों को बस से उतारना और सही लोगों को सही सीट पर बिठाना। अच्छा। और ये सब कुछ करने के बाद वो मिलकर तय करते हैं कि बस को किस दिशा में ले जाना है। ये तो सुनने में बहुत क्रांतिकारी लग रहा है। मतलब लोग स्ट्रैटेजी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब बिना स्ट्रैटेजी के सही लोगों का चुनाव कैसे होगा? क्योंकि अगर आपके पास सही लोग हैं तो वो बदलते हालातों के साथ ढल जाएंगे। दुनिया बदल जाए, स्ट्रैटेजी बदलनी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी टीम मजबूत है। सही लोग किसी महान काम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए वो खुद से प्रेरित होते हैं। उन्हें मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। कॉलिंस कहते हैं कि अगर आपको अपने किसी कर्मचारी को बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ रहा है तो शायद आपने भर्ती करने में ही गलती की है। इसके विपरीत
अगर आपके पास गलत लोग हैं तो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी आपको नहीं बचा सकती। समझ गया। पहले सही टीम, फिर मिलकर रास्ता तय करना। तो ठीक है, हमारे पास एक विनम्र लेकिन दृढ़ लीडर है और उसकी बस में सही लोग बैठे हैं। अब उन्हें यह तो पता करना होगा कि वो अभी हैं कहाँ और जमीनी हकीकत क्या है। यहीं पर शायद अगला सिद्धांत काम आता है। बिल्कुल। अब आता है वो सिद्धांत जो मानसिकता के बारे में है। कड़वी सच्चाइयों का सामना करें पर विश्वास कभी न खोएं। कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स येट नेवर लूज फेथ। इसे स्टॉकडेल पैराडॉक्स भी कहा जाता है। स्टॉकडेल पैराडॉक्स? हाँ, इसका नाम एडमिरल जिम स्टॉकडेल के नाम पर पड़ा, जो वियतनाम युद्ध के दौरान 8 साल तक बंदी बनाकर सबसे भयानक यातना शिविर में रखे गए थे। 8 साल? ये तो कल्पना से भी परे हैं। उन्होंने इस पैराडॉक्स को कैसे समझाया? जब उनसे पूछा गया कि उस शिविर में कौन लोग थे जो बच नहीं पाए, तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, आशावादी। क्या? आशावादी? हाँ, ये सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने समझाया कि वो आशावादी जो कहते थे हम क्रिसमस तक जरूर बाहर निकल जाएंगे, फिर क्रिसमस आता और चला जाता, फिर वो कहते हम ईस्टर तक पक्का निकल जाएंगे, ईस्टर भी गुजर जाता और आखिरकार वो एक टूटे हुए दिल के साथ मर जाते। ओह! स्टॉकडेल ने कहा, आपको ये अटूट विश्वास रखना होगा कि अंत में आप जरूर जीतेंगे। ये विश्वास आप कभी नहीं खो सकते, लेकिन साथ ही आपको अपनी मौजूदा स्थिति की सबसे क्रूर और कड़वी सच्चाइयों का सामना करने का अनुशासन भी रखना होगा। एक बहुत ही गहरा सबक है। मतलब झूठी उम्मीदें पालने से बेहतर है कड़वी हकीकत का सामना करना, पर साथ में ये विश्वास भी रखना कि हम इस हकीकत को बदल देंगे। कंपनियां इस माहौल को कैसे बनाती हैं जहां सच सुना जाए? गुड टू ग्रेट कंपनियां एक ऐसा कल्चर बनाती थी जहां बहस और असहमति को बढ़ावा दिया जाता था, लेकिन सब एक मकसद के लिए एकजुट रहते थे। लीडर जवाब देने के बजाय सवाल पूछते थे। जब कोई गलती होती थी तो किसी एक को दोषी ठहराने के बजाय बिना दोषारोपण के पोस्टमार्टम होता था, ताकि उससे सीखा जा सके। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां लोगों को सच बोलने में डर नहीं लगता था, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। क्योंकि एक लेवल 5 लीडर का अहंकार आड़े नहीं आता, इसलिए वो सच सुन पाता है। एग्जैक्टली। ये सारे धागे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो सही लोगों ने कड़वी हकीकत का सामना कर लिया, अब उन्हें एक स्पष्ट रास्ता चाहिए। दुनिया तो बहुत जटिल है, हजारों मौके हैं। वो कैसे तय करें कि किस एक चीज पर ध्यान लगाना है? और इसी सवाल का जवाब है हेजहॉग कॉन्सेप्ट। द हेजहॉग कॉन्सेप्ट ये एक पुरानी यूनानी की कहावत पर आधारित है। लोमड़ी बहुत सारी बातें जानती है, लेकिन हेजहॉग जो एक छोटा कांटेदार जानवर है, वो बस एक बड़ी बात जानता है। अच्छा। हाँ, लोमड़ी बहुत चालाक होती है। वो हेजहॉग पर हमला करने के लिए 100 अलग अलग तरीके सोचती है, लेकिन हर बार हेजहॉग बस एक ही काम करता है। वो खुद को एक कांटों वाली गेंद में सिकोड़ लेता है और हर बार हेजहॉग ही जीतता है। मतलब जटिलता के बजाय सरलता पर ध्यान देना। तो कंपनियों के लिए ये एक बड़ी बात क्या है? गुड टू ग्रेट कंपनियों ने इस एक बड़ी बात को 3 सवालों के जवाब ढूंढ कर पाया। वो 3 सवाल 3 गोलों की तरह है, और जहां ये तीनों गोले एक दूसरे को काटते हैं, वही आपका हेजहॉग कॉन्सेप्ट है। ओके, वो 3 सवाल क्या है? आप किस चीज में दुनिया में सबसे अच्छे हो सकते हैं? ये वो चीज नहीं है जिसमें आप अभी अच्छे हैं, बल्कि वो है जिसमें आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। आपका इकोनॉमिक इंजन किस चीज से चलता है? यानी कौन सा एक मेट्रिक है जिसे सुधारने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ेगी? और तीसरा सवाल, आप किस काम को लेकर सबसे ज्यादा जुनूनी है, जिस काम के लिए आपकी टीम सुबह उठने को उत्साहित हो? जब इन तीनों सवालों का एक सरल और गहरा जवाब मिल जाता है, तो वही आपका हेजहॉग कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सिर्फ एक लक्ष्य या स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है कि आपकी कंपनी का मूल अस्तित्व क्या है। एक बार जब ये स्पष्टता आ जाती है, तो फिर इसे लागू करने की बात आती है, और मुझे लगता है कि यहीं पर अनुशासन की भूमिका होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगला सिद्धांत है अनुशासन की संस्कृति, अ कल्चर ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। ये किसी तानाशाह बॉस द्वारा थोपा गया अनुशासन नहीं है। गुड टू ग्रेट कंपनियों ने नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी और नियमों के जाल के बजाय अनुशासन की संस्कृति बनाई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है, पहले आप अनुशासित लोगों को काम पर रखते हैं जो फर्स्ट हू से आता है। फिर ये लोग अनुशासित विचार रखते हैं जो हेजहॉग कॉन्सेप्ट और ब्रूटल फैक्ट से आता है।
और अंत में ये सब मिलकर अनुशासित कार्रवाई करते हैं। तो ये अनुशासन अंदर से आता है, बाहर से नहीं। हाँ, किताब में एक एथलीट का उदाहरण है जो वर्ल्ड चैंपियन था। वो हर दिन अपने कॉटेज चीज को धोकर खाता था। धोकर? क्यों? क्या कोई स्टडी थी कि ऐसा करने से वो जीतेगा? नहीं, वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसे लगता था कि ये उसे जीतने में एक छोटी सी भी बढ़त देगा। ये आत्मानुशासन है। जब आपके पास ऐसे लोग हों तो आपको बहुत ज्यादा नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लोग स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के ढांचे के भीतर काम करते हैं और अपने हेजहॉग कॉन्सेप्ट के प्रति कट्टरता से समर्पित होते हैं और उन मौकों को ना कहना जानते हैं जो उनके हेजहॉग कॉन्सेप्ट से मेल नहीं खाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत पावरफुल है। लेकिन आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी को लेकर हर कंपनी बहुत उत्साहित रहती है। क्या इस रिसर्च में टेक्नोलॉजी की कोई भूमिका नहीं थी? लेकिन वैसी नहीं जैसी ज्यादातर लोग सोचते हैं। अगला सिद्धांत है टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर्स। टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर्स। कॉलिंस ने पाया कि टेक्नोलॉजी कभी भी किसी कंपनी के गुड से ग्रेट बनने का कारण नहीं थी। अच्छा। बल्कि वो उस बदलाव की रफ्तार को बढ़ाने वाला एक त्वरक यानी एक्सेलरेटर थी। गुड टू ग्रेट कंपनियों ने कभी भी टेक्नोलॉजी के पीछे आंख बंद करके दौड़ नहीं लगाई। उन्होंने पहले अपने हेजहॉग कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझा और फिर सावधानी से उस टेक्नोलॉजी को चुना जो उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती थी। मतलब पहले दिशा तय करो, फिर उस दिशा में तेजी से जाने के लिए सही गाड़ी चुनो। गाड़ी पहले मत खरीदो। बिल्कुल सही। वो टेक्नोलॉजी को लेकर जुनूनी नहीं थे, अपने मकसद को लेकर जुनूनी थे। ये तो उन सभी कंपनियों के लिए एक बड़ा सबक है जो हर नए टेक ट्रेंड के पीछे भागती हैं। तो अब हमारे पास सारे टुकड़े मौजूद हैं। इन सब को एक साथ लाने वाला आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है? ये सब मिलकर नतीजा कैसे देते हैं? और यहीं पर सबसे खूबसूरत मेटाफर मतलब रूपक आता है, द फ्लाईव्हील एंड द डूम लूप। द फ्लाईव्हील एंड द डूम लूप। सोचिए कि आप एक बहुत बड़े भारी लोहे के चक्के एक फ्लाईव्हील को धक्का दे रहे हैं। पहला धक्का, चक्का इंच भर भी नहीं हिलता। आप पूरी जान लगा के दूसरा धक्का देते हैं, वो थोड़ा सा खिसकता है। आप लगातार एक ही दिशा में धक्का देते रहते हैं, 10, 20, 100 धक्के, और धीरे धीरे चक्का अपनी गति पकड़ने लगता है। और फिर एक पल आता है जब चक्के का मोमेंटम इतना बढ़ जाता है कि वो अपनी ही ताकत से घूमने लगता है और आपका हर धक्का उसे और तेज कर देता है। यही ब्रेक थ्रू है। मतलब गुड टू ग्रेट में बदलाव किसी एक जादुई पल, किसी एक बड़े प्रोग्राम या किसी एक क्रांतिकारी फैसले से नहीं आया। बिल्कुल नहीं। बाहर से देखने वालों को यह रातों रात हुआ चमत्कार लग सकता है, लेकिन अंदर के लोग जानते हैं कि ये हजारों छोटे छोटे सही दिशा में दिए गए धक्कों का नतीजा है। लेवल 5 लीडरशिप, सही लोग, कड़वी सच्चाई, हेजहॉग कॉन्सेप्ट, अनुशासन की संस्कृति, ये सब उस फ्लाईव्हील पर दिए गए लगातार धक्के हैं। और जो कंपनियां महान नहीं बन पाई वो डूम लूप में थीं। हाँ, वो डूम लूप में फंसी थीं। वो एक दिशा में धक्का देती, नतीजे नहीं मिलते तो निराश होकर कोई नया प्रोग्राम ले आती और चक्के को दूसरी दिशा में घुमाने लगती। फिर वो भी काम नहीं करता तो कोई नया सीईओ आता और फिर एक नई दिशा। इस तरह वो कभी गति ही नहीं पकड़ पाई। तो कुल मिलाकर जिम कॉलिंस की गुड टू ग्रेट हमें एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर देती है। ये कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि एक रिसर्च पर आधारित रोड मैप है। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे लीडर से जो खुद से ज्यादा संगठन की परवाह करता है। हाँ, वो लेवल 5 लीडर। फिर पहले कौन फिर क्या के सिद्धांत से सही टीम बनाता है। वो टीम स्टॉकटेल पैराडॉक्स के साथ कड़वी सच्चाइयों का सामना करती है और उस सच्चाई के आधार पर वो हेजहॉग कॉन्सेप्ट की मदद से अपनी असली ताकत को पहचानती है। फिर अनुशासन की संस्कृति के साथ उस एक चीज पर लगातार काम किया जाता है। सही। और टेक्नोलॉजी इसमें सिर्फ एक सहायक की भूमिका निभाती है, रफ्तार बढ़ाने के लिए। और ये सब कुछ एक फ्लाईव्हील की तरह काम करता है जो धीरे धीरे गति पकड़कर असाधारण परिणाम देता है। अगर कोई भी एक हिस्सा हटा दे तो ये पूरा ढांचा बिखर जाएगा। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से शायद सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि महानता कोई संयोग या किस्मत की बात नहीं है। ये सचेत विकल्पों, गहरे अनुशासन और सालों के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। और एक विचार जिसके साथ हम सुनने वालों को छोड़ सकते हैं, ये सिद्धांत सिर्फ अरबों डॉलर की कंपनियों के लिए नहीं है। इसे किसी भी स्तर पर लागू किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने काम में, अपनी टीम में या अपनी जिंदगी में इन सिद्धांतों को अपना सकता है। सवाल ये नहीं है कि क्या ये सिद्धांत काम करते हैं, रिसर्च ने साबित कर दिया है। असली सवाल ये है कि जब साधारण से महान बनने का नक्शा हमारे सामने हो तो कोई उस रास्ते पर क्यों ना चले।